तो पहले शादी में चलते हैं और इस शादी की झलकियाँ आपको दिखाता हूँ। अब ज़रा पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आमतौर पर दूल्हा सेहरे में होता है, सर पे पगड़ी होती है। यहाँ भी ये तमाम अपने दूल्हे बैठे हुए हैं, लेकिन क्या किसी शादी में आपने दूल्हे को अपने ही सेहरे से या पगड़ी के कपड़े से अपना चेहरा या मुंह छुपाते देखा है? भाई शादी का दिन है, बड़ा दिन है, तो चेहरा दिखाओ। लेकिन यहाँ दूल्हे सब अपना चेहरा छुपा रहे हैं। अब इसी शादी के मंडप की एक दूसरी तस्वीर देखिए। आमतौर पर होता यह है कि जब शादी होती है तो मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी के दुल्हन के गले में जो वरमाला डाली जाती है वो दूल्हा डालता है। लेकिन इस तस्वीर को ध्यान से देखिए आप। फिलहाल इस तरफ एक ही दूल्हा सामने है और दुल्हनों की कतार है। उधर माइक से कुछ अनाउंसमेंट हुई और इधर दुल्हनों ने अपनी वरमाला खुद ही उठाई और अपने अपने गले में डाल ली। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो तस्वीर आपके सामने है, देखिए। या दूल्हा दुल्हन के गले में वरमाला नहीं डाल रहा, दुल्हन खुद अपने अपने गले में वरमाला डाल रही है। अब एक इस तीसरी तस्वीर को देखिए। यहाँ पे थोड़े दूल्हा और दुल्हन की तादाद लगभग बराबर है रेशों में, और उन्हीं में से सभी दूल्हे के ड्रेस में पगड़ी है, सेहरा है या सेहरे की तरह पगड़ी है, और उसी के बीच में बैठा हुआ ये एक छोटा सा बच्चा जो दूल्हा है, इसको देखिए। इसके पहचान में आ रहा है क्योंकि इस बेचारे को शायद पगड़ी देना ही भूल गया और बिठा दिया। अब ये हसरत भरी निगाहों से कभी अपने आसपास बैठे दूल्हे को देख रहा है, फिर सामने बैठे हुए दुल्हन को भी उसी हसरत से निहार रहा है। शायद मन में सोच रहा होगा कि यहाँ से उठने के बाद अकेला जाऊँगा या ये दुल्हन भी मेरे साथ मेरे घर जाएगी। तो ऐसी और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन ये चंद झलकियाँ थी इस शादी की जो मुझे आपको दिखानी थी। तो शादी का मंडप तो आपने देख लिया, घूम भी लिया, आपने ये तस्वीरें भी देख ली। अब इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि यहाँ आपको खाना भी मिलेगा। खाना वाना नहीं मिलेगा, बस ये ऐसे इसीलिए आपको शादी में बुलाया गया था ताकि खर्चा थोड़ा कम हो, क्योंकि खर्चा कम होगा तभी तो जो पैसे बचेंगे वो उन सरकारी अफसरों और नेताओं की जेबों में जाएंगे जिन्होंने इस सारी शादी का इंतज़ाम किया। तो ये सारी तस्वीर आपने देख ली, अलग ही लगी होगी। आप में से मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसने अब तक 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 शादियाँ अटेंड ना की हो। बहुत सारे लोगों ने ऐसी सामूहिक विवाह के जश्न को भी अटेंड किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी शादी तो आपने कम से कम नहीं देखी होगी। तो शादी आपको दिखा दी, शादी में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। अब खाना पीने की जगह पे इतना कर सकता हूँ कि आपको इस शादी की आगे की कहानी सुना सकता हूँ। तो चलिए अब आगे की कहानी सुन लीजिए। ये जिस शादी में आप अभी शामिल हुए थे ये बलिया में हुई थी। 560 जोड़ों को यहाँ बुलाया गया था और एक बड़े से मंडप में तमाम सरकारी बाबुओं, अफसरों की मौजूदगी में और वहाँ की एक लोकल विधायक यानी एमएलए उनकी मौजूदगी में ये शादी संपन्न हुई। अब शादी संपन्न हुई, शादी में आप शामिल हुए, तस्वीरें देख ली, फिर भी कई लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या अनोखा है। तो अनोखा कुछ नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम में है, हमारे इर्द गिर्द हर रोज़ होता है। तो कहानी ये है कि यूपी सरकार ने 2017 में एक स्कीम शुरू की, बड़ी अच्छी, बहुत नेक, बहुत ही मतलब इस पहल की मुझे भी लगता है कि ज़रूरत है हमारे समाज को, सोसाइटी को, देश को। तो यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन्होंने ये तय किया, हालांकि इससे पहले की भी सरकारें इस योजना को चलाती थी अलग अलग नामों से। तो योगी आदित्यनाथ ने 2017 में यूपी के अंदर एक स्कीम शुरू की और उस स्कीम का नाम था यूपी सामूहिक विवाह योजना, मतलब मास मैरिज स्कीम। अब इसकी वजह ये थी, इसकी सोच जो अच्छी थी वो ये कि जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनकी शादी में बैंड बाजा, बारात, दूल्हा घोड़े पर, इतने सारे लोगों का खाना, इतने सारे अलग अलग खाने की चीज़ें जो आधे से ज़्यादा बर्बाद भी होती हैं। तो लाइटें, बैंकेट हॉल, शादी घर, 5 सितारा होटलों में भी शादी, अलग अलग मतलब। लेकिन जो हैसियत से कम है, गरीब हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, उनके घरों में भी बेटियां होती हैं। और जब बेटियां होती हैं तो हमारा समाज और रिवाज ये कहता है कि एक दिन उन्हें भी अपना घर छोड़कर ससुराल जाना है, शादी करनी है। लेकिन ऐसे माँ बाप जो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जिन्हें मैसर होता है, वो अपनी बेटी की शादी कैसे करें? और वो भी उस समाज में जहाँ लड़के वाले पता नहीं कौन सा लाइसेंस लिए घूमते हैं कि हम लड़के वाले हैं तो हमें दहेज दो। अब वो दहेज के पैसे कहाँ से लाएं? तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कि जो गरीब हैं,
निचले तबके की लड़कियां हैं, उनका भी सपना है, उनकी भी हसरत है, तो उनकी भी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। यूपी सरकार ने 2017 में एक सामूहिक विवाह यूपी की शुरुआत की। अब इस स्कीम में यह था कि ऐसी तमाम लड़कियां जिनकी हैसियत जिनके माँ बाप की नहीं है कि वो इतने शादी को पर पैसे खर्च कर सकें, इन लड़कियों को 51,000 रुपीज़, 51,000 रुपये इनकी शादी पर यूपी सरकार खर्च करेगी। बहुत अच्छी सोच। अब इस 51,000 रुपये को कुछ कैटेगरी में बांटा गया। इन 51,000 रुपये में से यह हुआ कि 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ सीधे उस दुल्हन, उस लड़की के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सरकारी खाते से। तो 35 उधर चले गए। अब कितने बचे? 16,000 माइनस 51 में तो 35 अकाउंट में। बाकी का ये हुआ कि जो 10,000 रुपये हैं वो उस लड़की को उस शादी के मंडप में आने के लिए, उसको दुल्हन बनाने के लिए, उसके कपड़े, उसके पाजेब, उसकी बिछिया, मतलब एक दुल्हन को तैयार करने के लिए जितनी चीज़ें होती हैं वो 10,000 रुपये में खरीदे जाएंगे। तो 35 10 45। अब बाकी बचे 6,000, 6,000। तो वो 6,000 रुपये ये हुआ कि जो मंडप में शादी होगी उसका खर्चा, आना जाना, किराया, मिठाइयाँ, ये 6,000। तो कुल मिलाकर एक लड़की की शादी पर यूपी सरकार ने 51,000 रुपये खर्च करने का फैसला किया। और इस स्कीम के तहत कहा जाता है कि अब तक करीब 20,000 के आसपास लड़कियों की शादी हो चुकी है। अब इस स्कीम की कुछ शर्तें थी। शर्तें ये हैं कि ये यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में ये सामूहिक शादी होगी, मास मैरिज। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी दुल्हन दूल्हा मुंह उठाकर मंडप में पहुंच जाए और कहे कि भैया हमारी शादी करा दो, ये 51,000 रुपये हमें दे दो। ऐसा नहीं था। सरकार को भी पता था कि बेईमान और भ्रष्ट लोग तो सोसाइटी में हैं। तो सरकार ने एक और अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में यूपी के बाकायदा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म ग्राम पंचायत और बाकी की मदद से आप भर सकते हैं, जो भी ऐसी ज़रूरतमंद लड़कियां, गरीब लड़कियां हैं। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने सबमिट कर दिया फ्री में। तो इसके बाद अब ये होगा कि उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद बाकायदा सरकारी कर्मचारी उसके घर जाएंगे और इंक्वायरी करेंगे कि वाकई एक तो ये लड़की है कि नहीं, अपने यहाँ तो ठग ऐसे हैं कि लड़की को लड़का बना दें, दूसरा या गरीब हैं कि नहीं, तीसरा ये शादी के लायक हैं कि नहीं। इसमें यह भी था कि अगर कोई तलाकशुदा है तो उनकी भी शादी दोबारा कराने के लिए सरकार ने ये स्कीम उनके लिए भी लागू की। तो वो जब सारी चीज़ें कर लेंगे, जाकर घर पर मुतमईन हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, हाँ भाई ये सब कुछ ठीक है, तो फिर वो अपना फाइनल वो दे देते हैं कि भैया ये एप्लीकेशन अप्रूव, ये दुल्हन बनेगी और इसके लिए ये दूल्हा लड़का ढूंढा जाएगा। अब इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में जब ऐसे बहुत सारे जोड़े तैयार हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि एक मंडप सजेगा किसी भी सरकारी मैदान में, और वहाँ सामूहिक शादियाँ होंगी एक साथ। जितने भी एप्लीकेशन आए, एक बड़ी आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जितने गांव, उन सारे डिस्ट्रिक्ट के गांव की लड़के लड़कियों की। और नियम ये है कि ऐसी शादियों में उस इलाके के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी होगी। क्यों? ताकि वो देख सकें फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब करने के बाद उसके बाद शादी संपन्न होती है। अलग अलग जगहों पर ऐसी शादी चल रही थी। अब बलिया में भी 26 जनवरी से पहले यानी कि 25 जनवरी को एक ऐसी ही सामूहिक शादी का आयोजन हुआ इसी स्कीम के तहत। जो एप्लीकेशन फॉर्म आए, जो कंफर्मेशन आई वो ये थी कि 560 प्लस 560 से ज़्यादा दूल्हा और दुल्हन इस शादी में आएंगे और उनकी शादी कराई जाएगी। बाकायदा इलाके की विधायक, दूसरे सरकारी बाबू सब पहुँचे सिवाय डीएम साहब के, जो कि नियम में शर्त है कि वो होंगे। अब शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ। दुल्हनों को कपड़े दिए गए, घूंघट वूंघट पहनकर दूल्हों को पगड़ी दी गई। अब दिक्कत ये आई कि दुल्हन तो 560 से ज़्यादा, पर दुल्हन करीब 350 400 ही। अब बाकी के 150 200 कहाँ से लाएं जबकि एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ हो चुका है, पहले से इन्फॉर्म किया जा चुका है। तो उसमें मुहूर्त भी निकल रहा है। तो फिर अनाउंसमेंट हुई, पंडित जी ने कहा कि भाई अब चलो वरमाला का वक्त आ गया। अब वरमाला का वक्त आ गया, जितने बाकी दूल्हा थे वो तो अपने अपने सामने की दुल्हनों को घूंघट में उन्होंने वरमाला पहना दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी दुल्हनें थी जिनके सामने एक ही दूल्हा खड़ा हुआ है। अब वो लाइन से 20-25 हैं, अब क्या करें। तो वहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी के लोग हैं, जो प्रबंधन देख रहे थे, मैनेजमेंट, उन्होंने फिर अनाउंस किया कि काम कीजिए, ज़रूरी नहीं आप लोग अपने अपने हाथ से खुद ही को गले में वरमाला डाल दीजिए। ये तस्वीर आपको भी दिखाई थी शुरू में, वीडियो वहीं की है। तब दुल्हनों ने खुद ही वरमाला डालनी शुरू कर दी। इसके बाद शादी संपन्न होती है। लेकिन ये जो हुआ
इसके पीछे की भी कहानी दूसरी थी। वो ये थी कि अब इसमें दूल्हा कम पड़ रहे थे, दुल्हन ज़्यादा, और उन दुल्हनों में भी ऐसी तमाम दुल्हनें थीं जो दूसरी बार शादी करने पहुंच गई, जो पहले से शादीशुदा थीं। कुछ तो ऐसी हैं जिनकी शादी की उम्र निकल गई, वो भी पहुंच गई। कुछ सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि उन्हें पैसे मिलने हैं और वो दुल्हन कुछ देर के लिए बनने का नाटक करेंगी। कुछ बच्चों वाली दुल्हनें भी पहुंच गई, बच्चों को घर पर छोड़ कर के पैसे लेकर आती हूँ, तो वो सब भी दुल्हन बन के बैठी हैं। इधर दूल्हे जो कम पड़े, तो अब जो सारा जिन लोगों ने घपला घोटाला कर रखा, उनकी हवा खराब, वो मंडप से बाहर निकले। अब इतनी जल्दी दूल्हा कहाँ से लाएंगे? तो मान लीजिए कि दूल्हे की उम्र का दिखता हुआ कोई भी शख्स गुजर रहा है जिसको देख कर लग रहा है हाँ यार ये शादी के लायक है, इसकी उम्र 16-17 से लेकर 30-35-38-40 तक भी चलेगा, तो जो जा रहा है उसको पकड़ने हैं। भाई 2-4 हज़ार रुपये कमाओगे? अभी दूंगा। अब कोई भी गांव छोटी जगहों पे 2-4 हज़ार रुपये, वो भी सिर्फ ये कहकर कि बस 1-2 घंटा तुझे रुकना है, वो तैयार करना क्या भाई? कुछ नहीं करना है, बस दूल्हा बन के बैठना है तुझे। अब वो भी लालच में आकर बैठ गया। उसी में एक तस्वीर आपको दिखाई, एक बच्चा बैठा, और कमाल की बात यह कि इस कहानी के आखिर में एक बच्चे की आपको बाइट भी सुना दूंगा चलते चलते लास्ट में, कि वो क्या बोल रहा है, तो आप और ज़्यादा बेहतर समझेंगे। तो ऐसे पकड़ पकड़ कर लोगों को फर्जी दूल्हे को बिठा दिया गया, ऐसी फर्जी दुल्हनों को बिठा दिया गया। इन 560 में से बताओ, आप मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा फेक थे, फर्जी थे, और इन सबकी ये फर्जी शादी हो गई। अब ये घोटाला काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि उन्होंने अपने ही लोगों के ज़रिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देते हैं। अब चूँकि सरकारी लोग हैं तो वह अप्रूव खुद करेंगे। अब उसके बाद इंक्वायरी होती, तो इंक्वायरी भी, जब सरकारी अफसर ही फॉर्म भर रहा गलत, तो इंक्वायरी भी अपने ही लोगों से कराएगा। वो जाकर इंक्वायरी की रिपोर्ट जाते भी नहीं है, दे देते हैं हाँ ये सब वैलिड है। उसके बाद कुछ लोगों को लगाया जाता है कि शादी की उम्र के लड़के लड़कियों को देखो, ढूंढो, और उनको बोलो कि तुम्हारे 2-3 घंटा दे दो, तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुमको इतने पैसे देंगे, और बाकी पैसे कमाओ और जाओ। तो यहाँ तक कि कई जो अकाउंट में चूंकि अब जाता है लड़कियों के, वो अकाउंट भी फेक खुलाते हैं। अब सब कुछ सरकारी महकमा ही शामिल है, तो किसी का फेक अकाउंट खुलाने में भी कौन जांच करेगा? सरकार के लोग ही तो करेंगे, जो अफसर बाबू हैं सारे। तो अकाउंट भी खुल गया, 35,000 रुपये अकाउंट में आए, यूँ उनके खातों में अलग। अब वहाँ बंटवारा होता है, इनको इतना, इनको इतना, इनको इतना, नेताओं को इतना। अब सोचिए कि ये जो 560 शादी है, 51,000 रुपये के हिसाब से अगर इन्होंने 2-4 हज़ार रुपये कुछ लोगों को दे भी दिए, तो करीब 45,000 रुपये तो एक शादी से कमाया। तो 500 शादी से कितना कमाया होगा? इसके अलावा अभी जो डेटा है वो ये है कि 20,000 के करीब शादी हो चुकी है। तो उन 20,000 शादियों से कितना कमाया होगा? तो ये घोटाला हज़ारों का नहीं है, लाखों का नहीं है, करोड़ों में चला जाता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी शादी हो रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही चूना लगाया जा रहा है। एक अच्छी खासी स्कीम को कैसे सत्यानाश कर दिया गया। कायदे से शादी को देखकर लगता है हम आप सभी ने बचपन में, ख़ासतौर पर जो लड़कियां होती हैं, गुड्डे गुड़िया की शादी कराने का खेल खेलते थे। मेरी बहुत सारी कज़न, मेरी बहनें भी मैंने देखा बचपन में खेलती थी, और बाकायदा वो बड़ा सीरियस भी होता था। उस दिन फिर ये भी होता था कि बच्चे खुश हो जाएंगे तो अच्छा खाना भी बन जाता था। फिर ये भी होता था ये लड़का वाला ये लड़की वाले गुड्डे गुड़ियों की बारातें भी निकलती थी, और बड़ा मतलब उसमें एक ईमानदारी भी होती थी, एक लड़कपन भी होता था, एक अच्छी बात भी लगती थी, और बच्चों को खुश देखकर बड़े भी खुश होते थे उस शादी में। हालांकि वो गुड्डे गुड़िया की शादी, ये खेल है, लेकिन इन शादियों को देखकर लगता है कि इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर तो उन गुड्डे गुड़ियों की शादी का ही खेल था। यहाँ तो पूरा खेला हो रहा है। तो इस कहानी और इस शादी में आपको बुलाने का और इस शादी का आपको गवाह बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि कई बार हम लोग बड़े बड़े घोटालों की तरफ तो देखते हैं, बातें करते हैं, कोसते हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, यही जहर बन जाती हैं। अब आप सोचिए कि कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो सच में शादी के लायक होंगी, जिन्हें सच में उनके माँ बाप को ज़रूरत होगी कि उनकी शादी हो, कोई मदद करे, और उनके हिस्से का पैसा ये सरकारी अफसर, बाबू, नेता ये लूट कर ले जा रहे हैं। और ये जो मंडप और ये सारी चीज़ें सजाते हैं ना, ये सिर्फ कैमरे के लिए, कैमरे पे दिखाया जाता है, सरकार को रिपोर्ट दिखा दी जाती है कि देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में हमने ये शादी की, इतने में यहाँ, इतने में यहाँ, इतने में यहाँ। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसी कैमरे के चक्कर में इनका ये सच भी सामने आ जाता है। अगर मान लीजिए इन मंडपों में कैमरा ना पहुँचे तो किसको पता चलेगा कि इसमें कौन दूल्हा और कौन दुल्हन? कैमरे अगर कंफर्म हो जाएं, सारे मैनेजमेंट और संयोजक, इंतज़ामिया कमेटी के लोग
कि यहाँ कोई शूट वूट नहीं हो रहा, कैमरा नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है आमने सामने बैठाना, वरमाला, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुलाया जाएगा और कि बुलाया भी ना जाए, बस मंडप में एक रैली टाइप करके उसके बाद निकल के हो गई जी शादी। तो ये जो करप्शन, ये जो भ्रष्टाचार ऐसी नेक कामों में जो होता है ना, ये ज़्यादा तकलीफ देती है। अब मुझे नहीं मालूम लखनऊ में बैठी सरकार तक ये बात पहुंचती है कि नहीं, लेकिन ये अकेला मामला नहीं, इससे पहले गाज़ियाबाद में था, इससे पहले और भी कई डिस्ट्रिक्ट में ये हो चुका है। और जो डीएम साहब है उनका कहना है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कहा कि हमने 20 लोगों की टीम बनाई है और वो जाकर अब क्या कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर घर घर के दरवाजे खटखटा रहे हैं और पूछ रहे हैं, भैया तुम्हारे यहाँ कोई अभी नया ताज़ा दूल्हा या दुल्हन आई है तो ज़रा रिपोर्ट दो। तो अब नए और ताज़े दूल्हा और दुल्हन की खोज हो रही है, ताकि फिर उनका डेटा लेकर ये मैच किया जा सके कि ये सही हैं या ये भी 2-4 हज़ार वाले। क्राइम की कहानी अलग होती है, ये कहानी अलग थी, लेकिन आज मेरा ख़ास मकसद था इस कहानी को आपको सुनाने का। वजह ये है कि आप सब क्राइम तक फैमिली मेम्बर भी इस देश के नागरिक हैं, बहुत सारे इस देश के नहीं भी हैं, लेकिन वो भी जिस देश के भी हों, उन्हें भी ये बात दिल पे चोट की तरह लगेगी, यार कम से कम गरीबों का हक तो छोड़ दो। एक माँ बाप कितनी हसरत से अपनी बेटी की शादी के सपने देखते हैं, दहेज के लालची बैठे हुए हैं, वो नहीं हो पाती, इधर गरीबों को एक सरकार मदद दे रही है तो वो भी कोई और खाया जा रहा है। ऐसे लोग जो इन गरीबों और इस गरीब बेटियों का जो हक मारते होंगे, कई बार मैं सोचता हूँ कि वो अपने घर में अपनी बेटियों और बीवियों को देखकर नज़रें कैसे मिलाते होंगे, कि वो जो पैसे घर में ला रहे हैं अपनी भी तो बेटियों की शादी करते होंगे, तो शादी में उनका मन उनको कचोटता नहीं होगा क्या कि किस पैसे से वो अपने घर में अपनी बेटी की खुशियाँ खरीद रहे हैं। तो ये बेचने वाली शादी की कहानी थी। और मैं चाहता हूँ कि इस शादी की जो जिसमें आप लोग शिरकत की शामिल भी हुए, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चलते चलते इस शादी का एक चश्मदीद कैसे होता है लाइव, वो लड़का जो इस शादी में दूल्हा बना था वो कैमरे पर कुछ कह रहा है, उसको भी सुनिए। तो उसको सुनिए, तब तक मैं चलता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन इस लड़के को, यानी कि इस दूल्हे को, जो बना नहीं लेकिन बना था, आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठे थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं देखा जाए, टोपी वोपी लगा कर बैठे, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन का मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको जो नहीं मिला। तो आपने सुन लिया इसकी पूरी बात। मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया। ये विटनेस था, ये दूल्हा था, दूल्हा नहीं भी था, लेकिन सब कुछ बता दिया। अब कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज नागेंद्र सिंह चावड़ा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नागेंद्र जी। और ये अहमदाबाद से हैं। स्नेहा साहा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और ये भेजा है सीमा दास जी ने, ये दिल्ली से हैं। साथ ही मलंग अली का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मलंग, और ये धनबाद के रहने वाले हैं। इसके अलावा सलीम पटेल सूरत से, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सलीम साहब। और आज किसान नकवी और हुसैन मेहदी, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और मुझे उम्मीद है कि कम से कम ऐसी शादियों से आप लोगों के कभी पाला नहीं पड़ा होगा। अपूर्वा श्रीवास्तव, लंबे समय बाद आपने मेल किया, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहानी की फरमाइश की है। फैज़ान खान, शुक्रिया आपका। जानवी ठक्कर, स्कूप एक वेब सीरीज़ जिगना बोरा, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, कभी मौका मिला ज़रूर सुनाऊंगा। साथ ही प्रतीक श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच प्रतीक। और इन्होंने कहा कि उस कहानी पे महाराष्ट्र की वो गुमनाम ख़त किसने लिखा था, तो इसके बारे में मैंने तमाम जानने की कोशिश की, अभी तक तो पता नहीं चला। जैसे ही पता चलेगा ज़रूर बताऊंगा। अभिषेक कुमार, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद सैयद शहजाद दरभंगा से, थैंक यू सो मच। शेखर देशमुख, थैंक यू सो मच, इन्होंने कहानी की भी फरमाइश की है। भोला मौर्य, थैंक यू आपका भी। और इसके अलावा रुपेश वाघ, थैंक यू सो मच। और रुपेश वाघ जी ने कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।